वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 है आपका, वो करेंगे हम। तो देखिए, चैप्टर का नाम है सत्ता के नए केंद्र और ये चैप्टर आपका 8 नंबर ले रहा है। तो देखिए, मतलब कि इसमें से आपके 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें हमें जो क्षेत्रीय संगठन हैं और जो राष्ट्र हैं उनके बारे में बताया गया है। तो जो क्षेत्रीय संगठन हैं वो कौन कौन से हैं जिनके बारे में बताया गया है। पहला यूरोपीय संघ के बारे में बताया गया है, फिर आसियान के बारे में बताया गया है, फिर सार्क के बारे में बताया गया है, फिर आपका जो ये न्यू जो टॉपिक है ब्रिक्स, उसके बारे में आपको बताया गया है। अब जो राष्ट्र हैं जो सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं उनके बारे में भी आपको इस चैप्टर में बताया गया है। पहला, रूस जो है एक राष्ट्र है, एक देश है जो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के रूप में सामने आ रहा है। चीन भी, और इजराइल आपका न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, और भारत भी। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय संगठन। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय या फिर जो क्षेत्रीय संगठन है उसका उद्देश्य क्या होता है। अगर आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आप इनके अलग अलग उद्देश्य, जो ये सारे के सारे क्षेत्रीय संगठन हैं, इनके अलग अलग उद्देश्य आपको याद करने पड़े तो काफ़ी मुश्किल होगी। इनका जो कॉमन उद्देश्य है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और इन्हीं के तहत क्या कर सकते हैं, अगर यूरोपीय संघ का उद्देश्य पूछा जाए तो ये पॉइंट आपके एज इट इज़ होंगे, और इनमें क्या है आपको यूरोपीय संघ डालकर उसके बारे में व्याख्या करनी है। आप समझ गए होंगे। तो हमें ये कॉमन उद्देश्य कर लेने चाहिए। सहयोग को बढ़ावा देना। कोई भी अगर संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अगर वह बनता है, उसका निर्माण होता है, वह गठन होता है, तो सबसे पहला उसका उद्देश्य होता है सहयोग को बढ़ावा देना। यानी कि उसके जो संगठन बना है तो उसमें कोई ना कोई जो देश है वो शामिल हुए होंगे, तो उन्हें क्या करना है, आपस में सहयोग करते हुए विकास की गति को प्राप्त करना है। सबसे पहला उद्देश्य यही होता है इनका। दूसरा होता है आर्थिक विकास करना। तो जैसे कि मैंने बताया, सहयोग करते हुए विकास करना, तो विकास भी क्या है, इनका एक उद्देश्य है कि हम एक साथ मिले हैं, ये संगठन का निर्माण किया है, तो इसके पीछे क्या है, हमें जो विकास है आर्थिक रूप से। कोई भी देश मजबूत कब होता है, जब वह आर्थिक रूप से मजबूत होता है। तो सबसे पहले आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य हो जाता है। फिर अगला, विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखना। तो कोई भी संगठन जो भी निर्माण करते हैं, काफ़ी देश मिलकर किसी भी संगठन का निर्माण करते हैं, तो उसमें जो विश्व में जो शक्ति संतुलन है उसे बनाए रखना। शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि शांति बनाए रखना। ऐसा ना हो कि किसी देश के पास ज़्यादा ही पावर हो जाए और किसी के पास ना हो। तो शक्ति संतुलन जो होता है उसे बनाए रखना, ये भी इनका उद्देश्य होता है। अगला है आपसी विवादों को बातचीत से हल करना। यानी कि जितने जो भी उस देश के अंदर शामिल हुए हैं वो देश यह निर्णय करते हैं कि अगर हमारे बीच में कभी भी कोई भी विवाद छिड़ जाता है तो हमें क्या करना है, हमें युद्ध के स्थान पे सबसे पहले आपसी बातचीत करनी है और उससे अपना मामला जो है वो सोल्व कर देना है। और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, जो बाहरी जितने देश हैं उनको भी इस बात से प्रेरित करते हैं कि शांति कायम करनी रखनी है, शांति कायम होनी चाहिए विश्व में। अगर माने युद्ध होगा तो आप सभी को पता होगा कि अब सभी देशों के पास, ज़्यादातर देशों के पास परमाणु संपन्न देश हो चुके हैं और उनके पास परमाणु बम है। तो अगर युद्ध होगा, कोई भी एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम गिराएगा तो इससे बहुत सारे देशों का क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसलिए जो शांति है उसे बनाए रखने के लिए आपसी बातचीत के द्वारा ही जो मामला है उसे हल कर लेना चाहिए। यही इनका उद्देश्य हो जाता है। जितने भी देश शामिल है संगठन में वो आपसी विवाद को बातचीत के द्वारा ही हल करेंगे। तो ये हो गया कॉमन उद्देश्य। ये आप क्षेत्रीय संगठन के किसी भी, ये यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी का उद्देश्य पूछा जाए उनके अंदर आप ये उद्देश्य लिख सकते हैं, अगर आपको अलग अलग सबके याद नहीं हो रहे हैं तो। अब देखिए, यूरोपीय संघ जिसे हम ईयू कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ईयू। तो जो यूरोपीय संघ है, अगर इसका डिटेल में आपको देखना है तो मैंने आपको इसकी डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, तो उसमें आप देख सकते हैं यूरोपीय संघ और उसके उद्देश्य और उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। देखिए, यूरोपीय संघ है 27 राष्ट्रों का संगठन है ये, यानी कि 27 जो देश है वो इस संघ में जुड़े हुए हैं। 1992 पश्चिमी यूरोप के देशों ने यूरोपीय संघ बनाया। तो 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ था, और किन देशों ने मिलकर बनाया था, पश्चिमी यूरोप के जितने देश थे, ये 27 देश, उन्होंने मिलकर बनाया था।
अब देखिए, यूरोपीय संघ एक प्रभावी संगठन, जैसे कि हमें पता है जो यूरोपीय संघ है वो भी क्या है, एक सत्ता का केंद्र बनकर उभर रहा है। तो ये क्या है, जब से इसका गठन हुआ है तभी से ये क्या प्रभावी संगठन के रूप में सामने आया है। तो ये किस प्रकार से कहा जा सकता है कि एक प्रभावी संगठन है, और इसके ऊपर प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। मैंने जब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपका कवर हुआ था, नहीं देखा तो देख लीजिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके। अब देखिए कैसे कहा जा सकता है, तो ये कुछ मुख्य बिंदु है, इनके तहत कहा जा सकता है कि यूरोपीय संघ है वो क्या है, एक प्रभावी संगठन है। पहला है, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा यूरो है वह अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा साबित हो रही है, यानी कि जो यूरो है यूरोपीय संघ की मुद्रा वो क्या है, उसका मूल्य अमेरिकी डॉलर से भी कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा हुआ ना ये यूरो जो मुद्रा है। अब अगला, यूरोपीय संघ का सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और परमाणु शक्ति संपन्न है। तो यूरोपीय संघ में जो फ्रांस देश शामिल है वो क्या सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, और स्थायी सदस्य का होने का मतलब है कि उसे वीटो पावर मिली हुई है। अगर उसके खिलाफ या फिर यूरोपीय संघ में जितने देश शामिल हैं उनके खिलाफ कोई भी फैसला लिया जाता है तो फ्रांस जो देश है वो क्या कर सकता है, वह वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस फैसले को वही रोक सकता है। तो एक तो ये छूट मिली हुई है, तो इससे इसे फायदा है यूरोपीय संघ को, इससे यह मजबूत होता दिख रहा है। और ये परमाणु संपन्न भी है, जो फ्रांस और ब्रिटेन यूरोपीय संघ में शामिल हो रखे हैं देश, इनके पास क्या है, परमाणु बम है। तो इनकी जगीरों में परमाणु बम हैं। तो इसलिए क्या है, इसलिए भी ये जो यूरोपीय संघ है वो एक प्रभावी संगठन के रूप में पूरे विश्व में सामने आया है। अगला, विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी। अब जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, उसमें जो अमेरिका जितना योगदान देता है, जितनी हिस्सेदारी देता है विश्व व्यापार संगठन में, विश्व व्यापार में, उससे 3 गुना ज़्यादा कौन देता है, यूरोपीय संघ देता है। अमेरिका एक है, यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए जब 27 देश जो योगदान दे रहे हैं उन्हें मिलाते हैं तो वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो इसलिए जो 3 गुना ज़्यादा होने के कारण ये जो है ये अमेरिका से भी कहीं ज़्यादा, अगर हम बाद में देखें आने वाले समय में, तो कहा जा सकता है यह क्या है, एक महाशक्ति के रूप में भी उभर सकता है। इसके साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना, जो यूरोपीय संघ है उसके पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है, और वो भी दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर अमेरिका की है, दूसरे नंबर पर विश्व में यूरोपीय संघ की है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका से टक्कर दे रहा है, और अमेरिका क्या है, महाशक्ति के रूप में विश्व में सामने आया है जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है। तो इसलिए जो यूरोपीय संघ है वो क्या है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है और हर मामले में दे रहा है, इसलिए क्या है, प्रभावी संगठन के रूप में सामने आया है। आसियान के पूरे नाम की बात की जाए तो वो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो जितने भी ये हैं आपको इनके पूरे नाम जरूर याद होने चाहिए, आपके 1 मार्क्स में MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है जकार्ता में, तो आपको याद रखना है। और इसका गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर, जब 5 जो देश हैं वो कौन से देश थे, वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 देशों ने 1967 को बैंकॉक जो घोषणा पत्र है उस पर हस्ताक्षर किया था और आसियान की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना, स्टार्टिंग में आसियान के जो सदस्य हैं वो कितने थे, आसियान के सदस्य 5 थे, और इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। अब जो नए केंद्र के रूप में जो आसियान है वो क्या है, उभर कर सामने आ रहा है, इसकी प्रासंगिकता हमें बतानी है कि जो ये उभर कर सामने आ रहा है आसियान, इसकी कोई प्रासंगिकता भी है या नहीं है वर्तमान में। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो जो आसियान शैली है, क्योंकि आसियान ने क्या कर रखा है, आसियान शैली अपना रखी है, और जो टकराव रहित बातचीत है उस पर वह जोर देता है, और साथ ही साथ जो परामर्श की नीति है, यानी कि कभी भी अगर विवाद हो जाए तो क्या करना है, आपस में बातचीत कर कर ही उसे सॉल्व कर देना है, ये आसियान ने अपना रखा है। तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, आसियान की सबसे बड़ी ताकत देखी जाए तो ये 3 चीज़ें, आसियान शैली, टकराव रहित बातचीत, यानी कि बातचीत के द्वारा ही मामला सॉल्व हो जाना चाहिए, और परामर्श की नीति वही है। तो ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है जो क्या कर रही है, इसे वर्तमान में सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत कर रही है।
दूसरा, निवेश, श्रम, सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान। जो आसियान है उसने निवेश और जो श्रम हो गया और जो सेवाएं हैं उनके मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। यानी कि अब निवेश के लिए, श्रम के लिए और सेवाओं के लिए जो व्यापार है वो क्या है, अब मुक्त है। कोई भी निवेश कर सकता है आसियान में, आसियान में कोई भी निवेश कर सकता है, जिससे कि इसका विकास लगातार हो रहा है। अब अमेरिका और जो चीन है क्या किया है, इस देश में व्यापार के लिए रुचि दिखाई है अपनी, यानी कि इंटरेस्ट दिखाया है व्यापार के लिए। अगर अमेरिका और चीन जो है, कहा जाता है चीन को कि वह क्या है 2040 तक क्या हो जाएगा, अमेरिका से भी ज़्यादा उसके पास, अमेरिका से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा वह अमेरिका से ज़्यादा, और एक महाशक्ति के रूप में बन जाएगा। अगर इसका हम देख रहे हैं ये जिस तरीके से विकास कर रहा है चीन, तो अगर अमेरिका जो एक महाशक्ति है और चीन को एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में देख रहे हैं सत्ता का, तो इन दोनों का जब आसियान में इंटरेस्ट दिख रहा है, रुचि दिख रही है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई बात जरूर है आसियान में जो ये दोनों देश क्या कर रहे हैं, व्यापार के लिए रुचि अपनी दिखा रहे हैं आसियान में। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसकी प्रासंगिकता सिद्ध करने का कि ये क्या है, अब सत्ता का नया केंद्र बनता हुआ जा रहा है। अगला, एकमात्र ऐसा संगठन जो भारत समेत सभी एशियाई देशों और विश्व शक्तियों के लिए मंच उपलब्ध कराता है। यानी कि जो यह एक ऐसा संगठन है जो भारत जैसे देश के साथ साथ एशिया के जितने भी देश हैं उन्हें क्या कर रहा है, या फिर विश्व की जो शक्ति है उनके लिए क्या कर रहा है, एक मंच उपलब्ध करवा रहा है कि तुम यहाँ पर आकर टकराव रहित आसियान शैली और परामर्श की नीति के आधार पर क्या कर सकते हो, आर्थिक विकास कर सकते हो। आसियान लगातार अपने विकास में वृद्धि करता हुआ जा रहा है। तो ये हो गया इसका। अब सार्क को देखिए। सार्क जो है उसे दक्षेश कहा जाता है हिंदी में, और इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, आपको नाम ये याद रखना है। अब देखिए जो दक्षेश है उसमें 8 राष्ट्रों का आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन। दक्षेश क्या है, 8 राष्ट्रों का, यानी कि 8 देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। पहले 7 थे, अब 8 हो गए हैं। दक्षेश का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पर है, नेपाल में है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नेपाल के काठमांडू में। कई बार क्या होता है, आपको मैप दे दिया जाता है और उसमें आपसे पूछा जाता है, मैप के क्वेश्चंस आते हैं आपके में, और उसमें पूछा जाता है कि जो दक्षेश है या फिर जो सार्क है वो कहाँ पर है। तो अगर आपको दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर है, अगर आपको ये पता है कि काठमांडू में हो रहा, आपको ये नहीं पता कि काठमांडू कहाँ पर है, तो आप कैसे लगाएंगे। तो नेपाल जो है, नेपाल में काठमांडू है, वो क्या है, वहाँ पर दक्षेश का मुख्यालय है। अब दक्षेश एक ऐसा मंच है जहाँ पर दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, सभी देश विश्वास और मित्रता की भावना से काम करते हैं। यानी कि दक्षेश सबको, दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उन सबको क्या कर रहा है, एक ऐसा मंच उपलब्ध करवा रहा है जिसमें विश्वास के साथ, यानी कि आपसी भरोसा, और साथ ही साथ मित्रता के साथ क्या करना है, उसके साथ काम करते हुए आर्थिक विकास की गति को प्राप्त करना है। और जो ये दक्षेश है, साफ्टा यानी कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर सहमति भी दे दी है। यानी कि अब दक्षिण एशिया से कोई मुक्त व्यापार करना चाहता है, जो दक्षेश में जितने भी देश शामिल हैं वो कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, अगर मुक्त व्यापार है तो यानी कि कोई भी बाहरी देश क्या कर सकता है, विश्व का कोई भी देश अब दक्षेश में निवेश कर सकता है। तो ये हो गया इससे फ़ायदा। इससे क्या होगा, इसका आर्थिक विकास होगा। अगला, हिंद महासागर का सामरिक महत्व, व्यापारिक जलमार्ग। हिंद महासागर का जो सामरिक महत्व है उसमें जो व्यापारिक जलमार्ग है उससे भी क्या हो रहा है, दक्षेश को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। दक्षेश में काफ़ी देश शामिल हैं जहाँ पर हिंद महासागर है, जिसमें जो जलमार्ग है जिससे कि जो उसका सामरिक महत्व है वो और बढ़ जाता है, और जिससे उसके जो संसाधन हैं वो भी क्या होते हैं, वहाँ से जाते हैं, दूसरे स्थान तक लिए जाते हैं। तो उससे भी क्या हो रहा है, दक्षेश में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। विश्व की 17% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यानी कि जो दक्षेश है, दक्षेश में जितने देश शामिल हैं उसमें लगभग विश्व की 17% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। अब जो ब्रिक्स है, जो न्यू टॉपिक आपका ऐड हुआ है वो भी पढ़ेंगे हम। इसकी स्थापना कब हुई है ब्रिक्स की, 2006 में हुई है। और किसने की है, तो जो ब्रिक्स है उसकी स्थापना कब हुई है, 2006 में हुई है। और
किस में हुई है? जो 2006 में रूस में हुई है, ये आपको याद रखना है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये ब्रिक्स में क्या है, ये देश शामिल हैं। ये कुछ मुख्य देश हैं, आपको इनके नाम याद करने हैं। अब ब्रिक्स जो है उसका गठन का कोई ना कोई उद्देश्य तो रहा होगा। ये उद्देश्य यहाँ पर बताए हुए हैं। पारस्परिक हित, यानी कि जितने भी देश जो ये ब्रिक्स में शामिल हुए हैं 2006 में, तो उसमें उस समय इन्होंने क्या निर्णय लिया कि इनके जो पारस्परिक हित है, यानी कि इन देशों के जो हित हैं वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए क्या है, एक साथ सहयोग करते हुए क्या करना है, विकास करना है। तो देखिए एक तरीके से सेम उद्देश्य में दिखाई दे रहे हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे। व्यापार भी क्या है, इसका एक उद्देश्य था कि जो व्यापार है इन देशों में क्या होगा, सहयोग के द्वारा व्यापार होगा। कोई भी वस्तु तो व्यापार को भी क्या होगी, गति प्रदान होगी अगर ये देश एक साथ मिल जाएंगे। तो ये भी उद्देश्य था इनका, जिससे कि इनकी आर्थिक विकास होगा। अगला स्वास्थ्य भी एक इसका उद्देश्य था कि स्वास्थ्य में भी क्या होएगी, बढ़ोतरी होएगी। और साथ साथ जो शिक्षा है या फिर जो टेक्नोलॉजी पर एक दूसरे का सहयोग करना, यानी कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जो टेक्नोलॉजी है, यानी जो तकनीक है, उसमें क्या करना है, जितने भी देश ये ब्रिक्स में शामिल हुए हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे कि इन क्षेत्रों में व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या करेंगे, विकास कर सकेंगे सहयोग के द्वारा। अगला आर्थिक लाभ को सदस्य देशों में बांटना, यानी कि जो आर्थिक लाभ हो रहा है उनका, जो ब्रिक्स में जितने देश शामिल हो रहे हैं उनका जो आर्थिक लाभ हो रहा है उन्हें क्या करना है, जितने भी सदस्य देश हैं उसमें क्या करना है, बांटना है। जितने भी सदस्य ब्रिक्स में शामिल हुए हैं उसमें इस आर्थिक लाभ को पहुंचाना है। अगला आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि जितने भी जो देश हैं ब्रिक्स में शामिल हुए हैं उन्हें अपने जितने भी सदस्य हैं ब्रिक्स के, उन्हें क्या करना है, एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना। आंतरिक मामले क्या होते हैं? आंतरिक मामले होते हैं जैसे कि आपके घर का जो मसला हो गया वो घर तक सीमित रहता है, और हमारा देश क्या है, वो हमारा घर ही होता है। यानी कि किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। तो ये इसका उद्देश्य था, सबसे बड़ा उद्देश्य था ब्रिक्स का, कि ब्रिक्स का गठन तो कर रहे हैं इन सारे उद्देश्य के लिए, पर ये बात भी हमें ध्यान रखनी है।